और इंटरव्यू में सेम ऐसा ही हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में द विक्टिम वाज गेटिंग द अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे ही मैं टेबल पे बैठा था और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर को रोटेट किया इन फ्रंट ऑफ मी, और उन्होंने बोला कि दिस गर्ल इज गेटिंग द अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, व्हाट डू यू वुड लाइक टू से। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे राइटिंग विद वेरी गुड, लाइक कोई स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हो, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन का ही कोई क्वेश्चन है, या फिर हम बात करते हैं कि राइट टू लाइफ या राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, लेट सपोज कि आरटीआई पे कोई क्वेश्चन आ गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे आ गया। तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग कि व्हाट इज आरटीआई, आरटीआई उनको पता है कि व्हाट इज आरटीआई, तो आप उनको व्हाट इज आरटीआई करके शुरू करोगे तो दैट इज वेरी रूडिमेंटरी, वेरी बेसिक। यही अगर आप आरटीआई में ऐसे शो करो कि हमारा नीति आयोग का रिपोर्ट है या कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये बताया कि जब से आरटीआई इंट्रोड्यूस हुआ है 2006 से, तब से लेके आरटीआई की मदद से कितनी सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आई हैं, और अगर उसका कोई फैक्ट है अगर आपके पास में, अगर आपने वहां से अपने आंसर को स्टार्ट किया, तो पढ़ने वाले को वहीं से हिट कर जाएगा कि दिस पर्सन हैज द नॉलेज, और वहीं से आपके जो आंसर्स की जो एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटी बोल रहे हैं या फिर उसकी जो इम्पैक्टनेस बोल रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका कोई भी मेंस का क्वेश्चन आता है, कोई भी, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हर एक टॉपिक को, जितने भी टाइप के टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे यूपीएससी में, चाहे वो चाइल्ड से रिलेटेड हो, चाहे वुमेन से रिलेटेड हो, चाहे स्पेस सेक्टर से हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से हो, कुछ भी हो, आप हर एक पॉइंट्स का, हर एक टॉपिक्स का कोई एक सिंगल फैक्ट याद करो, बस सिंगल फैक्ट। ऐसा नहीं कि आपको करप्शन है तो करप्शन पे आपको तीन चार रिपोर्टों के सारे फैक्ट याद करने हैं। कोई एक रिपोर्ट आप याद करो बस केवल। चाहे आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट याद कर लो, मतलब उनका फैक्ट क्या कहता है, या ऑक्सफैम की याद कर लो, या जो भी है। इसी तरह अगर पॉवर्टी की है तो आप चाहे नीति आयोग का याद कर लो, चाहे फिर आप वो जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है आप उसको याद कर लो, जो भी आप याद करना चाहो। पर हर एक टॉपिक का कोई एक फैक्ट याद रखो, और जब भी आपको क्वेश्चन आया है, अब वो क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड हो गए, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे वो पॉवर्टी से हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल चेंज से हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से हो, या फिर चाहे वो ड्रग अब्यूज हो, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, आप अपने आंसर को जब भी इंट्रोडक्शन दो, आप डायरेक्ट वहीं फैक्ट से शुरू करो कि एज पर दी एनसीआरबी रिपोर्ट दिस मच ऑफ फैक्ट एंड दिस परसेंटेज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अब वो चाहे इंक्रीज हुआ चाहे डिक्रीज हुआ हो, आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डेफिनेशन नहीं देनी है, अब अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन नहीं देनी जो हमें एनसीआरटीज में या हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अननोन है उनको। मेरा ये कहना है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन प्रॉपर फैक्ट से शुरू कर दिया, तो पहले तो आपको सोचना नहीं कि इंट्रोडक्शन करना क्या है, आपका तो हम्म। वही टाइम बच गया। सेकेंडली आपका अब ये फैक्ट कब काम आएगा, अगर आपको इस तरह से फैक्ट्स याद होंगे, आप इन फैक्ट्स को आप एक तो ऐसे में यूज कर सकते हो क्योंकि आपको फैक्ट्स याद होंगे, ऐसे में कोई भी टॉपिक ऐसे आ जाएगा कहीं भी अगर आपको यूज करना पड़ेगा तो आप उसी फैक्ट्स को यूज कर सकते हो। और थर्डली, जब आप इंटरव्यू में जाते हो अगर आपको यही फैक्ट्स याद है, तो आप इंटरव्यू में भी सीधा बहुत ही कॉन्फिडेंटली कोट कर सकते हो। तो ये फैक्ट्स आपको हर जगह काम आएगा, इवन चाहे आपके मेंस में हो, चाहे एसेज में हो, चाहे इंटरव्यू में हो। जैसे मुझे अपना याद है कि मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल था, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उस टाइम पर एसिड अटैक का काफी केस हुआ था, और लक्ष्मी जो विक्टिम गर्ल है उस पर एसिड अटैक हुआ था। तो एसिड अटैक का मुझे फैक्ट याद था क्योंकि उस टाइम पे कोई रिपोर्ट थी, मुझे वो फैक्ट याद था। और सिमिलरली मैंने आंसर में तो कोट किया ही था, इवन अपने साइकोलॉजी ऑप्शनल में भी मैं कहीं ना कहीं लिख के आया था, और मुझे ये नहीं पता था कि यही फैक्ट मुझे इंटरव्यू में काम आएगा। और इंटरव्यू में सेम ऐसा ही हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में द विक्टिम वाज गेटिंग द अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे ही मैं टेबल पे बैठा था और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर को रोटेट किया इन फ्रंट ऑफ मी, और उन्होंने बोला कि दिस गर्ल इज गेटिंग द अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, व्हाट डू यू वुड लाइक टू से। मैंने स्टार्टिंग में अपना आंसर भेज शुरू किया कि सर एज पर दिस एंड दिस रिपोर्ट इंडिया में एसिड अटैक केसेस इतने बढ़ गए हैं, और वहीं से ही मतलब जो एक इम्पैक्टनेस क्रिएट करनी थी वो क्रिएट हो गई। फिर मैंने उसको साइकोलॉजिकल अपने तरीके से बताया कि मेरा जो आंसर था वो था कि एक थ्योरी है साइकोलॉजी की। जैसे ही वो इंटरव्यू में था कि आप लड़की को कितना भी कंपनसेट कर दो, चाहे उसको अवार्ड दे दो, रिवॉर्ड दे दो, पोस्ट दे दो, पोजीशन दे दो, इवन आप उसको घर भी दे दो, आप जो भी इसको फैसिलिटेट कर दो, ठीक है, मतलब दैट इज ओके, देना भी चाहिए बिकॉज शी इज दी विक्टिम एंड एज एज दी सोसाइटी वी हैव टू कंट्रीब्यूट। बट जब वो लड़की डेली सुबह उठेगी एंड शी विल सी द फेस इन हर मिरर, वो उस ट्रॉमा को कभी नहीं भूल पाएगी, एंड शी विल बी द विक्टिम ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी। उसको आप कैसे कंपनसेट करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप इस टाइप से अगर आप विद फैक्ट
और विद ह्यूमन टच अगर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हो, तो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होती है। तो फैक्ट को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको हर एक टॉपिक का सिंगल सिंगल फैक्ट याद है, तो आप उसको मेंस में यूज करो, आप उसको एसए में यूज करो, इवन अगर आपको इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां भी यूज कर सकते हो। तो दैट इज आई थिंक ये एक तो सिंपल अप्रोच है और बेस्ट अप्रोच आई फील। ओके। और सर, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आप बॉडी में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यूज करते थे, जैसे कि मैप बनाने का तरीका, फिर इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें, उस पर भी थोड़ा बताइए हमारे एस्पिरेंट्स हाँ को। मेंस में एक चीज है कि जब आप बॉडी लिख रहे होते हैं, तो जैसे मेरा अपना था अप्रोच कि अगर कोई कंपैरिजन के टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सपोज कि कोई दो एलिमेंट्स हैं, जैसे मुझे अपना याद आ रहा है कि हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के अप्रोच पे था कि भी अगर सुभाष चंद्र बोस के अगर हमने अप्रोच लिया होता तो शायद हमें फ्रीडम जल्दी मिल जाती, और गांधी जी के अप्रोच को लेकर हम चले तो हमें फ्रीडम थोड़ा सा लेट मिली है। तो ये कंपैरिजन करना था बिटवीन द टू लीडर्स। तो अब इसको आप पैराग्राफ में लिखना चाहोगे तो आप अपनी चीजों को शायद उतने अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने कंपैरिजन वाले जितने भी क्वेश्चंस आते थे, मैं कोशिश करता था उनको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। टेबुलर फॉर्म में कैसे? अब जैसे आपने तीन टेबल्स बनाए, आपने एक जगह रखा टॉपिक, एक जगह रखा नेहरू जी को और ओ सुभाष चंद्र बोस जी को, और एक जगह रखा महात्मा गांधी को। तो अब आपने पहला टॉपिक रही अप्रोच टुवर्ड्स द फ्रीडम। तो अब आप नेहरू जी ओ सुभाष चंद्र बोस जी का लिख सकते हो कि ही वाज रेडिकल, ही बिलीव्ड इन लाइक टेकिंग द फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ वेपन एंड ऑल दीज थिंग्स। आप गांधी जी को लिख सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनका वेपन था, एक तरह से इट वाज द वेपन ऑफ महात्मा गांधी। सेकंड आप पॉइंट बना सकते हो कि मतलब कि इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, आपने सेकंड हेडिंग बना दी टेबुलर फॉर्म में इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो अब सुभाष चंद्र बोस जी का लिख सकते हो कि इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी लिमिटेड था, पर गांधी जी का जो इम्पैक्ट था इट वाज वेरी वाइड, क्योंकि इसमें आप इवन कोई ऐसा भी बंदा है, इवन विद रिस्पेक्ट टू एनी कास्ट हो, क्रीड हो, सेक्स हो, रिलीजन हो, ही कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन हिज ओन वे। फिर आप लिख सकते हो कि मतलब मोड ऑफ फ्रीडम फाइटिंग, तो जैसे इनका था कि मतलब ही वाज वेरी एक्टिव और वेरी लाइक रेवोल्यूशनरी। टेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी का था कि मतलब थोड़ा सा पैसिव अप्रोच लेके चलते थे। तो मतलब अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिख दोगे तो आपने एक्सप्लेन कर दिया अपने आंसर को, इंस्टेड ऑफ अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो शायद उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाओ। तो मेरा ये पहला तो ये है कि अगर कंपैरिजन टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू पुट इन द टेबुलर फॉर्म। सेकंड जो मैंने अप्रोच ली थी कि लेट सपोज अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है या पॉवर्टी है या करप्शन है, और आपको किसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको रिलेट करना है कि 1970 में ऐसा था, 1990 में ऐसा था, और 2010 में ऐसा हुआ, और 20 में ऐसा हो गया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ कि आप वो लिखो कि 90s में इतना करप्शन था, इतना अनएम्प्लॉयमेंट था और ऐसे से करके है, आप उसमें कोई बढ़िया सा आप एक लीनियर ग्राफ बना सकते हो, या आप उसमें बार डायग्राम बनाओ, या होलोग्राम बनाओ, या पाई चार्ट बनाओ। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 200 वर्ड्स का ही एक तो लिमिट है, एक तो आपका टाइम बचा। सेकेंडली आपने जो पैराग्राफ में लिखते, आपने उसको डायग्राम फॉर्म में शो किया, वो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सिंगल पैराग्राफ। तो अगर आप अपने आंसर में थोड़ी यूनिकनेस इस टाइप की दे सकते हो। अब जैसे आप इसको कहाँ से सीख सकते हो, जैसे मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना अच्छा लगता था, तो इकोनॉमिक सर्वे में आप देखो कि जब पूरा चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में वो हर एक टॉपिक से बाद में कोई ना कोई ग्राफ या बार डायग्राम या होलो चार्ट या उस टाइप से कुछ ना कुछ बना होता है, जो पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता है विद सिंपल डायग्राम से। तो वो अप्रोच मुझे वहां से आई थी कि मतलब मुझे अपने आंसर्स में इस तरह की चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, और ये चीज मैंने इंक्लूड किया, तो मे भी शायद इसका रहा वो रिजल्ट। और थर्डली जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूं, तो जैसे मेरे डायग्राम बहुत ही मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, बचपन से ही अच्छा नहीं हूँ डायग्राम बनाने में। तो मैंने सिंपल अप्रोच लिया इंस्टेड ऑफ मेकिंग मैप कि मैं इंडिया का मैप बनाऊं या इंटरनेशनल मैप बनाऊं, मैंने सिंपल कोऑर्डिनेट्स पे काम किया। और लेट सपोज कि अगर आईआर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि इंडिया और रशिया के बारे में बात होनी है, या इंडिया चाइना या इंडिया अमेरिका कुछ भी है, तो मैं चार डोमेन में डिवाइड करता था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके डिवाइड करता था। इंडिया को साउथ ईस्ट में दिखाया, अमेरिका को नॉर्थ में दिखाया, या रशिया चाइना जहां भी उनकी लोकेशंस है उन साउथ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वहां पे लोकेट किया। और वहीं से ही मतलब बस सर्किल बना के कि सर्किल बना के यहाँ चाइना लिख दिया, सर्किल बना के यहाँ इंडिया लिख दिया। जैसे लेट सपोज एक क्वेश्चन आया था तापी पाइपलाइन पे आया था, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान वाले पे। तो मैंने ऐसे ही शो किया कि बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के मैपिंग किया, इंडिया को साउथ ईस्ट में शो किया, तुर्कमेनिस्तान को उसकी लोकेशन पे शो किया। अब इतना तो हम लोग को याद हो ही जाता है कि कहाँ पे कौन सी कंट्री पड़ेगी किस डायरेक्शन में। बस वहां पे सर्किल बनाओ, एक तो आपका टाइम बचा मैप बनाने को, आपको टेंशन नहीं, अच्छा मैप बने खराब मैप बने उसकी भी कोई टेंशन नहीं।
आपने अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक की हमारी तापी पाइपलाइन है और ऐसे ऐसे करके फ्लो होना है। इसी तरह मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि उस पे था, वो ग्वादर एयरपोर्ट पे था, जो चाइना और वाला जो इशू बना हुआ है, इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला, तो उसको भी ऐसे ही मैंने रिप्रेजेंट किया। मैंने कोई गुजरात गुजरात नहीं बनाया, बस सिंपल दिखा है कि इंडिया, इंडिया का इधर पोर्शन में गुजरात आता है, यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ पे नीचे ये सी है अरेबियन सी, ये ऐसे ऐसे करके दिखा दिया। तो मतलब आप ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना सिंपल रख सकते हो आंसर सिंपल रखो, और आंसर आपका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव हो, कि देखने वालों को समझ में आना चाहिए कि इसको नॉलेज है और इसने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर लिया है। तो ये कुछ अप्रोचेस थे जो किए थे मैंने। व्हाट आई कैन गेज इज कि आपने अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखा, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेस को यूनिक वेज में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप अपना थोड़ा सोचते रहते थे, और वो आपने अपना यूटिलाइज किया आंसर्स में। काफी इनोवेटिव अप्रोचेस हैं, जैसे कि आपने ये जो मैप वाला बताया, ये बहुत ही आसान है। वरना लाइक मैं अगर खुद अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं, तो मैं रोज आधा पौन घंटे मैप ही प्रैक्टिस करती रहती थी। कभी कनाडा का बना रही हूँ, कभी साउथ अमेरिका का बना रही हूँ, बट इससे कितना ज्यादा टाइम सेव हो रहा है। उस प्रिपरेशन के टाइम को मैं बहुत इफेक्टिवली कहीं और यूज कर सकती हूँ, और मेंस के आंसर लिखने के टाइम पे भी सिर्फ ये डायरेक्शंस बना के आप आसानी से शो कर सकते हैं। अब सर मैं बिल्कुल। बस एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगी कि जैसा कि हैविंग रिफ्लेक्टिंग ऑन योर जर्नी एंड अचीवमेंट्स, और आपने ऐसे काफी सारे एस्पिरेंट्स अपने आसपास देखे होंगे, ऐसे भी लोग आपने देखे जो सिलेक्ट हुए हैं, साथ में ऐसे भी देखे होंगे जो नहीं सिलेक्ट हो पाए। सो व्हाट मेक्स द डिफरेंस, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और जो नहीं सक्सीड हो पाए हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाँ, सबसे पहली चीज तो आपने बहुत एक अच्छा वर्ड यूज किया कि मैंने बहुत ही लिमिटेड सोच रखे थे। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बहुत ही लिमिटेड सोच रखी है। अगर रिसोर्सेज की बात करूँ तो जो कॉमन रिसोर्सेज सारे पढ़ते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में तमिलनाडु की बुक हो गई, एनसीईआरटी होगी, मतलब यही मैंने पढ़ा। उसके बियॉन्ड बस मैंने अरिहंत की जो जीएस मैनुअल आती है बिल्कुल थिक वाली, एक वो रखी थी बस। तो मैंने रिसोर्सेज वाकई में बहुत ही लिमिटेड रखे। अगर कभी होगा तो बहुत ही रिसोर्सेज सिंपल रखे, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, आईआर में क्या पढ़ा। बट ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि मैंने रिसोर्सेज कम रखे पर उन रिसोर्सेज पे अच्छे से पढ़ा। मतलब ऐसा था कि अगर मैं उन रिसोर्सेज में से कभी कोई चीज आ जाए तो हार्डली कोई चीज मिस होगी। सेकेंडली मैं एक चीज और ऐड करूंगा, करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द यूपीएससी। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं दो मैगजीन पढ़ता था। मतलब नॉर्मली जैसे लोग प्रेफर करते हैं न्यूज़पेपर और इनका, तो मेरा करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा अप्रोच ये था कि मैं विजन आईएएस की और आईएएस बाबा दो मैगजीन पढ़ता था। उसका मेरा रीजन ये था कि चलो हमने न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया, पर कभी कभी होता है कि न्यूज़पेपर से भी हम लोग कोई चीज़ मिस कर जाएं, या फिर हम ये नहीं हाईलाइट कर पाए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द न्यूज़पेपर। तो ये मैगजीन हमारे लिए काम आसान करती है। तो मेरा ये टारगेट होता था कि विद इन, जैसे मंथ की दो मैगजीन्स आ गई, लेट सपोज के भी अप्रैल है, अप्रैल की विजन आईएएस आ गई और आईएएस बाबा आ गई, तो मैंने 15 डेज में विजन आईएएस खत्म किया। और अब आप देखोगे अगर अप्रैल मंथ की दोनों मैगजीन्स हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो कोरिलेट करेंगे, कॉमन्स होंगे। हम्म। तो जैसे विजन आईएएस में पढ़ लिए तो 15 डेज में विजन आईएएस खत्म किया। पर आईएएस बाबा में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो शायद विजन ने कवर नहीं किए होंगे। उसी मंथ की मैगजीन होगी पर हो सकता है विजन ने कवर किया हो, आईएएस बाबा ने ना किया हो, आईएएस बाबा ने कवर किया हो, विजन ने ना कवर किया हो। तो अगर आप दो मैगजीन लेके पढ़ते हो तो आप इतना तो एश्योर हो सकते हो कि एटलीस्ट 70-80% जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो आपने कवर कर रखा है। फिर एट द एंड ऑफ मंथ क्या करता था कि 15 डेज में विजन खत्म किया, 10 डेज में आईएएस बाबा, तो 25 डेज में खत्म हुआ। 5 डेज जो मेरे होते थे वो 5 डेज पूरा पूरा दोनों मैगजीन का रिवीजन। और उसमें भी एक काम ये करता था मैं कि आईएएस बाबा में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो अब क्योंकि जब रिवीजन का टाइम आएगा, प्रीलिम्स और मेंस आएगा, तो अब दो मैगजीन लेके तो नहीं बैठ सकते। तो मैं क्या करता था, आईएएस बाबा के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कोई अच्छी लाइंस या कोई अच्छे पैराग्राफ्स मिल गए मेरे को, मैं वहां से उसको नोट डाउन करके विजन वाली मैगजीन में स्टिक कर देता था। तो एट द एंड ऑफ मंथ मेरे पास एक ही मैगजीन होती थी रिवाइज करने के लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा, इस तरह से करंट अफेयर मेरा कवर हुआ। और साथ में जैसे एक एक्सपीरियंस के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम करंट को स्टैटिक से कैसे कनेक्ट करें, तो आप उसको ऐसे करो कि जो मेरी अपनी अप्रोच थी, लेट सपोज कि अभी हम इलेक्शन की बात, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो जब भी आप चलो इलेक्शंस तो हमारा पॉलिटिकल मुद्दा है, वो यूपीएससी से कनेक्ट नहीं है, पर लेट सपोज कि कोई प्रेसिडेंट का कोई यूसीसी चला चल हुआ रहा है है। जैसे अभी। हाँ, जैसे यूसीसी चला हुआ है, वेरी गुड। तो अब जैसे यूसीसी में आपने मैगजीन से पढ़ लिया, ठीक है। अब आपने यूसीसी में लक्ष्मीकांत में कहीं पे भी जहाँ पढ़ा होगा, आप लक्ष्मीकांत में वहां पे कहीं नोट कर दो कि
करंट अफेयर्स की अप्रैल मैगजीन में ये कवर किया गया। तो जब आप लक्ष्मीकांत रिवाइज करो, ऑन द स्पॉट वो मैगजीन रेफर करो, तब आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक कवर होगा, और तब आपके माइंड में पूरी इमेज बनेगी कि फ्रॉम स्टैटिक हाउ इज द करंट गोइंग ऑन। तब आपके जब आंसर्स लिखोगे, तब आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं उसको कनेक्ट कैसे करूं, वो आपको कनेक्शन मिल जाएगा, फीलिंग आ जाएगी कि ऐसे ऐसे है। तो थोड़ा सा इस टाइप से है स्ट्रेटजी, यही है। सो सर और यस सर। जो आपने बोला कि जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में क्या है, तो मेरा यही मानना है कि जब आप मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ स्विच करते हो, आपको लगता है कि आज मार्केट में ये नई बुक आ गई, ये पढ़ लेनी चाहिए, ये बुक आ गई, ये पढ़ लेनी चाहिए, तो आपको कभी अटेंशन स्पैन नहीं बनेगा, और हम्म। आप कभी उस चीज का डीप नॉलेज नहीं ले पाओगे, पहली चीज। और सेकंड, जो मैं खुद के लिए मानता हूँ कि किसी भी चीज को करने के लिए ना, एक तो आपके अंदर का डिटर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, और सेकंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ क्योंकि मैंने अपने पे किया हुआ है रिसर्च, मतलब साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो मैं बहुत सारी चीजें अपने पे करता रहता था। तो कंसिस्टेंसी आपको ना हमेशा वो करती, फोकस रखती है। अब जैसे दिल्ली वगैरह में एक कल्चर है कि 4 दिन पढ़ना है, एक दिन ब्रेक चाहिए। या जैसे संडे आ गया, सैटरडे आ गया, तो आज थोड़ा सा वीकेंड में ब्रेक लेना है। मतलब मुझे लगता है कि प्रिपरेशन करने गए तो वाई द हेल वीकेंड इज रिक्वायर्ड। आप उस दिन क्या कर सकते हो, आप उस दिन अच्छे से, जैसे मैं क्या करता था कि उस दिन के लिए मैं जो वीडियोस डाउनलोड करके रखता था, अगर नहीं पढ़ने का मन है तो मैं उन वीडियोस को देखता था, टू बी वेरी फ्रैंक। या फिर मैंने गांधी जी की कोई मूवी देख ली होगी, या नेहरू जी की कोई यूट्यूब में मूवी मिल गई, वो देख लिया। तो अपने टाइम को ना प्रोडक्टिव यूटिलाइज करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा करेगा। तो ये अल्टीमेटली मैं मानता हूँ। ओके, सो व्हाट आई कैन, मतलब इससे जो मुझे फाइनली समझ आ रहा है वो ये है कि जो सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट होना है, डिटर्मिन्ड होना है, और कुछ हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। जैसे कि ऑब्वियसली आप ब्रेक ले रहे हैं वीकेंड में, लेकिन इट इज नॉट लाइक कि आप पढ़ाई से बिल्कुल कंप्लीटली कट ऑफ हो रहे हैं। कुछ आप में भी यूपीएससी से रिलेटेड ही, जैसे कि प्रधानमंत्री सीरीज काफी हद तक उससे बिल्कुल हमारे सिलेबस से कनेक्टेड ही है। और जैसे कि ये आपने बहुत ही अच्छी बात करी है, कई बार क्या होता है जैसे कि हम 4 दिन पढ़ रहे हैं और एक दिन पूरा ब्रेक ले लिया, उसके बाद अगले दिन पढ़ाई में बैठने में इतनी मुश्किल होगी कि दैट बिल्कुल कैन नॉट बी एक्सप्लेन। जो कि आप सोच रहे हैं कि आप एक, लोगों को क्या लगता है कि एक दिन का पूरा ब्रेक ले लिया है, इसके बाद अगले हफ्ते बहुत फोकस तरह से पढ़ेंगे, बट उसके बाद वो एक दिन का ब्रेक 3 दिन का ब्रेक होगा, क्योंकि 2 दिन आपको दोबारा से अपना मोमेंटो जो सेट था वो ब्रेक हो गया है आपका। बिल्कुल। ठीक है सर, अब बस एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि है लबासना। जो हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि वो लबासना जाएंगे और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिग्निटरीज से मिलेंगे, कुछ कल्चरल इवेंट्स अटेंड करेंगे। तो आप अपना कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंस वहां से शेयर कीजिए, जो कि मे बी हमारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को और मोटिवेट कर सकता है टुवर्ड्स अचीविंग देयर ड्रीम। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं ये बोलूंगा कि यूपीएससी है तो ये एग्जाम, बट पॉइंट ये है कि अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट होते हो तो आपकी लाइफ चेंज होती है, दैट इज वेरी ट्रू। अगर मैं ऐसे बताऊं तो जैसे मैंने लाइफ में कभी गोल्फ नहीं खेला था, कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की थी, कभी स्विमिंग नहीं किया था, कभी स्क्वॉश नहीं खेला था, कभी मतलब जितने भी टाइप के आप गेम ले सकते हो मैंने आज तक कभी नहीं खेले। लवासना में जाके और एनपीए में जाके सारे गेम्स मैं खेलता हूँ, अब तो मैं सारे गेम खेलता भी हूँ। तो ये तो नया एक्सपोजर आपको मिलता है। सेकेंडली, जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे मैं खुद आता हूँ, तो हम लोग को मतलब एक होता है कि जो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी है, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, कोई आईजी है, कोई डीआईजी है, तो कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए उनकी, मतलब कैसे, मतलब हाउ वी शुड गेट इनटू दैट सिस्टम। तो कहीं ना कहीं जब आप इन सीनियर से डिग्निटरी से डिस्कशंस करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो आपको पता लगता है कि कितना विजडम इन लोग के पास में है, और उस विजडम से आप कितना गेन करने की कोशिश करते हो। तो एक तो ये अच्छा लगता है कि जब आप इतने हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ बात करते हो तो आपका एक विजडम क्रिएट होता है, और वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। और थर्डली, जैसे भी आपने कल्चरल और ये सब किया, तो मैं कॉलेज में इन सब चीज़ों में बहुत ही पीछे रहता था। पर वही है कि कल हमने लवासना में प्ले किया था, जिसमें टॉपिक हमने रखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जो गोल नंबर 4 है, कि जेंडर इक्वालिटी पे हमने किया हुआ था। तो उसमें बड़ा अच्छा हमने किया था प्ले। तो उसमें हम लोगों ने ऐसी थ्योरी बिल्डअप की थी कि एक मॉडर्न टाइप का लड़का है, फिर वो जहाँ भी जाता है उसको हमेशा इरिटेशन होती है, ये होता है, इवन मेट्रोज में भी ट्रेवल कर रहा है तो उसको लड़कियों से दिक्कत है, ये है वो है। तो मतलब उसको पूरी स्टोरी अच्छी बिल्डअप की थी, हम लोग काफी लोग थे, 20-21 लोग थे।
तो मतलब वो अच्छा प्ले था। अच्छा, भी जब प्ले हम लोग करते हैं तो जो कला साहित्य के जो होते हैं एलुमनाइज, वो सब आते हैं चेक करने के लिए, वो आपको गाइडेंस देते हैं। आपके इंटरेक्शंस जब होते हैं इन लोगों से तो आपको और अच्छा लगता है कि लाइफ में कुछ और अच्छा करना चाहिए। और सिविल जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, उनकी जब आप जर्नी को सुनते हो कि इन्होंने अपने लाइफ में कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग भी जब फील्ड में आएंगे, जब सर्विसेज में आएंगे प्रॉपर, तो हम लोग कैसे करना चाहिए। तो ऑल टुगेदर पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो भारत दर्शन होता है। अब जैसे मैं यूपी से, लखनऊ से, तो मैंने ज़्यादा इंडिया देखा नहीं था, मतलब दिल्ली तक ही घूमा था। भारत दर्शन में आपको गोवा, केरला, साउथ इंडिया सारा घूम लेते हो। तो मतलब ये सब एक्सपोजर मिलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, एक अच्छी सर्विसेज आपने ज्वाइन की है। और पर ये है, मेरा एक अल्टीमेटली लास्ट में यही कहना है कि जो यूट्यूब वगैरह में जितना ग्लैमर दिखाया जाता है वैसा ग्लैमर नहीं है। कि जो आईएएस और आईपीएस का ग्लैमर दिखाया गया है कि मतलब बहुत ही हीरो है, सेलिब्रिटीज, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज अ जॉब। हाँ, एक ऐसी जॉब बोल सकता हूँ कि जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो सोसाइटी में। आप इसी माइंडसेट से तैयारी करो, इसी माइंडसेट से सर्विस में भी इंटर करो। क्योंकि जो सेलिब्रिटी वाला जो ग्लैमर है, इनसे जितना आप दूर रहोगे, उतना आप अच्छा अपना काम कर पाओगे और उतना अच्छा आप इंडिविजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे। इंस्टेड की मतलब कि आजकल जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बन के जो लाइमलाइट में आते हैं, दैट इज वेरी नॉट अप्रिशिएटेड। और इवन हमारे सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। जेन्युइन रहो। और जेन्युइन अगर आपकी पर्सनैलिटी में जेन्युइनिटी है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो वो कहीं ना कहीं जब आप सर्विस में भी आओगे तो वही रहेगा। और तब आपको पीपल ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। दिस वॉज वेरी इंसाइटफुल कि लबास्ता में आपकी पर्सनालिटी को एक पूरा बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। जो आप प्रिपरेशन करते हैं 6 से 8 घंटे, आप एक बंद कमरे में हैं, वहां पर जाकर आप काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आपको बहुत ज्यादा डिवोटेड भी रहना पड़ेगा अपनी ड्यूटी की तरफ, एक्सेप्ट द लाइमलाइट। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। Then, sir, as we draw this insightful conversation to a close, I'm deeply grateful to you for sharing your expertise and experiences with us. And till then, to our viewers, thank you so much for joining us on this enlightening journey. Until next time, may we continue to seek knowledge, uphold integrity, and serve with compassion. Thank थैंक you, यू सो sir. मच मैम। ऑल द बेस्ट टू एवरी वन। थैंक यू मैम।